राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम तथा पांडिचेरी की केंद्र शासित प्रदेश में। यह चुनाव लगभग 2 महीने चलेंगे और 2 मई को रिजल्ट आएंगे। चुनाव की घोषणा के काफी पहले से ही खास करके बंगाल में चुनाव की रणभेदी बच चुकी है, जो कि राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, राजनीतिक आवश्यकता है। लेकिन यह रणभेदी आरोप प्रत्यारोप, हिंसा, दल बदल के रूप में देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जो प्रबुद्धता की दृष्टि से पिछली शताब्दी में पूरे देश का नेतृत्व किया, राष्ट्रीय आंदोलन में भी नेतृत्व किया और 1990 के दशक तक एक अग्रणी राज्य रहा। आखिर क्या हुआ कि पिछले 3 दशकों में वहाँ हिंसा का तांडव, आरोप प्रत्यारोप का तांडव, राजनीतिक विसंगतियों का तांडव चल रहा है। तर्क भी यही दिया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा कि वहाँ 8 चरणों में चुनाव कराना वहाँ की हिंसा को देखते हुए किया जा रहा है। यह बंगाल की जनता के लिए, बंगाल के प्रबुद्ध वर्ग के लिए अभिशाप है। पिछले 2 चुनावों से देखा जा रहा है कि वहां 7 चरणों में चुनाव होगा और इस बार तो 8 चरणों में। यही नहीं, अगर उनके उस तर्क में दम है और यह दिखाई भी पड़ रहा है कि वहां हिंसा हो रही है, तो ममता बनर्जी का विरोध करना कहां तक संगत है? बंगाल में क्यों हिंसा हो रही है? आप 2 बार से सत्ता में हो और चुनाव आयोग को यह कहना पड़ रहा है कि वहाँ की हिंसक गतिविधियों को देखते हुए हम 8 चरणों में चुनाव करा रहे हैं। बाकी के राज्यों में, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में भी 1 चरण में चुनाव हो रहा है। इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों को शर्म आनी चाहिए, विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शर्म आनी चाहिए, लेकिन पूछा जा रहा है क्यों? हम इलेक्शन कमीशन का बचाव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त की जो शारीरिक भाषा थी वह ही बता रही है कि वह क्या इंतजार तो नहीं कर रहे हैं कि रिटायरमेंट होने वाला है, हमको कोई राजनीतिक पद मिलेगा। उनका गार्ड नोज क्या सच है, लेकिन उनकी शारीरिक भाषा से मुझे आभास मिल रहा है कि वे इसी उम्मीद में बैठे हैं कि चुनाव आयोग से सेवानिवृत्ति और उधर कोई और शपथ। ये उनकी शारीरिक भाषा बता रही थी। फिर भी उनका जो तर्क था वो तर्कसंगत था, यह कहना कि वहाँ हिंसा हो रही, वहाँ हिंसा हो भी रही है। कुछ बातें खास करके बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह तो उस बीजेपी पूरे देश में बीजेपी के क्रियाकलापों में लगा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है, वहां तो ज्योति बसु के 2 कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल से ही वामपंथी कैसे भी चुनाव जीतने का प्रक्रम करते थे। ममता बनर्जी भी पिछले चुनाव में वही की, तो बीजेपी भी
ऐसा कर रही है तो बीजेपी को पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में केवल बीजेपी को दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन बीजेपी ऐसा कार्य पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में करती है और चुनाव जीतने के लिए उसके सारे मंत्री लग जाएंगे, सारी शासनिक व्यवस्था लग जाएगी, सारा सरकारी उपक्रम लग जाएगा, मीडिया को कैसे वो खरीदते हैं, कैसे लेते हैं, ये सब लग जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं होंगी सभी राज्यों में। असम की स्थिति थोड़ा सा मिलती जुलती है, पूरा तो नहीं, थोड़ा सा मिलती जुलती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है यदि विधानसभा में उनकी संख्या को देखा जाए, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी उपलब्धियों को देखा जाए तो उनके पास भी खोने को बहुत कुछ है। विधानसभा में उनके 3 सदस्य हैं तो लोकसभा में 18-19 सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में दोनों बातें लागू होती हैं कि विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में उसके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से और 2019 के लोकसभा चुनाव में उपलब्धियों की दृष्टि से उनके पास भी खोने को बहुत कुछ है। असम में बीजेपी को पाने को कुछ नहीं है, खोने को बहुत कुछ है। तमिलनाडु की स्थिति अलग थी। अपेक्षा की जा सकती है कि इस बार तमिलनाडु अपनी उस स्थिति से उबर पावे। वहां भक्ति भाव कुछ अधिक ही है। वैसे तो भक्ति भाव स्थानीय स्तर पर कई राज्यों में देखा जा सकता है। यूपी में मुलायम भक्त, मायावती भक्त, बिहार में लालू भक्त, उड़ीसा में नवीन पटनायक भक्त, लेकिन तमिलनाडु में यह भक्ति कुछ ज़्यादा ही है। अपने नेताओं के मरने पर आत्मदाह करने तक की प्रथा, करुणानिधि और जयललिता, एम.जी. रामचंद्रन को भगवान तक मानने की प्रथा और किसी और की सुनने की आदत ही नहीं। तमिलनाडु में यह जो भक्ति भाव है, यह सुपरस्टिशंस जो हैं, यह जो आत्मसम्मान के विपरीत राजनेता को दैवी मानने की जो बात है, इससे तमिलनाडु को छुटकारा पाने की आवश्यकता है। अपेक्षा की जा सकती है कि अब न करुणानिधि है, न जयललिता है और न ऐसा कोई व्यक्तित्व है। अब तमिलनाडु उससे छुटकारा पाएगा और राष्ट्रीय सोच के साथ, एक आत्मसम्मान की सोच के साथ तमिलनाडु में वोटिंग करेगा और एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देगा। केरल में जरूर सिद्धांत की बात दिखाई पड़ती है। 2 ग्रुप, एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूडीएफ लेड बाय कांग्रेस, एलडीएफ लेड बाय सीपीएम। वहां वामपंथी प्रवृत्तियों तथा उदारवादी प्रवृत्तियों के बीच पिछले कई चुनावों से संघर्ष चल रहा है। कभी वो तो कभी वो आते रहे हैं और यह बात कहने में मुझे गुरेज नहीं, चाहे एलडीएफ हो चाहे यूडीएफ हो, वहाँ जो भी मुख्यमंत्री आए उनका नैतिक आधार रहा। दोनों ही ग्रुप के मुख्यमंत्री नैतिक आधार वाले हुआ करते थे। उनके आचरण में पवित्रता थी, उनके इंटेंशन पवित्र थे और राजनीति के लिए वे एक सीमा से अधिक अमर्यादित नहीं हुए कभी। लेकिन अब वहां भी दक्षिण पंथ सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। वहां भी, केरल में भी बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है।
और इस सेंध का क्या उत्तर होगा? वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच में उदारवाद। क्या वामपंथ, जैसे बंगाल में बीजेपी ने कर दिया कि दक्षिणपंथ एक तरफ हो गया और वामपंथी रूप में ही तीन स्थितियां हो गई, वामपंथी दल अलग, तृणमूल अलग और कांग्रेस अलग। बीजेपी की एक सही सोची समझी रणनीति है कि जो प्रगतिशील लोग हैं, समाजवादी और सेकुलर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तीन में डिवाइड हो जाए और जो दक्षिणपंथी लोग हैं, मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, उनका अधिकांश अंश हम लेके बंगाल में पताका लहरा दे। अगर केरल में भी बीजेपी ने सेंध लगा दी तो क्या होगा? तो केरल जैसा राज्य जहां ऑल द टाइम अच्छे मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एंड अलायंस, वह राज्य भी क्या यूपी बिहार बन जाएगा? जैसे कि कर्नाटक को बना दिया है। येदियुरप्पा ने कर्नाटक को तो बना ही दिया, यूपी बिहार। क्या अब की बार केरल का नंबर है? पश्चिम बंगाल का नंबर लग चुका है। पांडिचेरी में कांग्रेस चंद दिन तक अपनी सरकार नहीं बचा पाई। सांकेतिक रूप से ही सही बीजेपी ने उनकी सरकार 10 दिन पहले गिरा के एक राजनीतिक पहल, एक राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की है। फिर भी 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव क्या राष्ट्रीय जनमानस का प्रतिनिधित्व करेंगे? आई डोंट थिंक। हर राज्य की समस्या अलग है, हर राज्य की विचारधारा अलग है और हर राज्य के चुनाव के मुद्दे अलग हैं। क्या राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो बीजेपी के पास कहने को क्या है? गृह नीति फेल, सुरक्षा नीति फेल, वित्तीय नीति फेल, विदेश नीति फेल। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, कोई भी सक्षम मुख्यमंत्री नहीं है। तो राष्ट्रीय आधार पर चुनाव ये लड़ा नहीं जाएगा। इसलिए राष्ट्रीय प्रतिबिंब इससे नहीं बनेगा, स्थानीय प्रतिबिंब बनेंगे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल बढ़त हासिल करेंगे और कुल मिला के 2 मई को यही सीटी बजेगी। इन्होंने यहाँ कुछ पाया तो यहाँ खो दिया, इन्होंने यहाँ कुछ पाया तो यहाँ खो दिया, और इससे 2022 के यूपी के चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, यदि विरोधी दल इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना सके और बीजेपी को की जहां बढ़त है उस बढ़त को खत्म कर सके, तब जरूर 2024 में यह इसका प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू।